आज हमारे साथ सीए मनीष मिश्रा जी हैं। नमस्ते मनीष जी, वेलकम टू द अपस्किल स्कूल। अपस्किल स्कूल अपना चैनल है यूट्यूब, जिसमें हम जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फाइनेंशियल वर्ल्ड के फील्ड के जो लीडर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके व्यक्तिगत जो जीवन में उन्होंने परिवर्तन देखा है, अपने कर्मठ भाव से जो परिवर्तन किया है, वो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को मालूम पड़े। तो मनीष जी के बारे में अच्छी बात यह है कि मनीष जी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप जानते हैं, और साथ में उन्होंने सीए की प्रैक्टिस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक काम किया है। करेंटली ही इज द फाउंडर ऑफ Gen Z CFO. He also has a practicing CA firm and he has expertise. इनकी बहुत expertise है, especially regulatory matters पे, भले वो RBI हो, SEBI हो, IRDI हो, PFRDA हो, MFI हो या फिर अन्य फाइनेंशियल रेगुलेटर है। So मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है, वेलकम टू यू टू द शो। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका मुझे मेरे से इंटरेक्शन करने के लिए और आपके अपने चैनल पे मुझे मतलब आमंत्रित करने के लिए। तो आपने मतलब जो मेरे बारे में जो भी बताया वो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना डिस्क्राइब किया। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं स्पेशली जो है हम लोग 2019 तक तो जॉब ही करता था। तो कॉर्पोरेट जॉब में, रिटेल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसी कंपनी में जॉब करते थे एज ए फाइनेंस हेड के प्रोफाइल पे, या स्टार्ट तो असिस्टेंट मैनेजर से करा था जी। और उसके बाद फिर 2019 में कोरोना के बाद हमने सोचा कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए, जो सीए फर्म या अपनी जो सीए का जो हमने पढ़ाई लिखाई करी वो सीखा। तो उसके हिसाब से 2019 में हम एडवाइजरी के इसमें काम में आए। तो इसमें प्रैक्टिस के दौरान हम मेजरली जो काम करते हैं वो फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ ही करते हैं, यानी कि जो फाइनेंस BFSI इंडस्ट्री कह सकते हैं। अब आजकल जैसे देखते हैं फिनटेक है जी, इंश्योरटेक है, बेल्टेक है, लैंडिंग टेक है। तो स्पेशली जो NBFC हो गई या इंश्योरेंस इंटरमीडिएट हो गए, या जो CV के जो इंटरमीडिएट हैं उनका रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, एडवाइजरी, और उसके अलावा उनको बाकी अगर उनकी ग्रोथ पाथ पे अगर कुछ उनको असिस्टेंस की जरूरत होती है तो वो सारा काम हम करते हैं, मतलब एक स्टार्टअप्स के लिए अभी और एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी। तो मनीष जी, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सीए किया, और ऑफ कोर्स सीए हम जानते हैं कि बहुत मेहनत और टफ पढ़ाई होती है। मुझे याद है रायपुर के हॉस्टल में जब मैं सीए के लिए अपना घर छोड़ के हॉस्टल में रहता था, तो बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे, और एक जीवन बहुत कर्म और बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, परसेंटेज ऑफ पासिंग बहुत कम होता है। मनीष जी, इस पूरी जर्नी में, सीए की जर्नी में, और आज आपने अपने को एस्टैब्लिश किया एज एन एंटरप्रेन्योर, आप अपनी खुद की कंपनीज रन करते हैं। बहुत सारे अपने यूथ हैं जो इसको देख रहे होंगे, पूरे इंडिया से, भारत से और भारत से बाहर भी जो देख रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो उनको सजेस्ट करनी है, जो उनको आज ध्यान रखनी चाहिए अगर वो अपनी जर्नी तय करते हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मतलब कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले तो आपको एक अपना गोल सेट करना होता है। मतलब आपको एक अपना पाथ तो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जैसे जैसे नॉर्मल यूपी में हम लोग छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का ज्यादातर होता है कि भाई कि आप पढ़ाई लिखाई करके आप गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करिए, गवर्नमेंट जॉब का करिए। तो जिसमें गवर्नमेंट जॉब में SSC या जो भी जिस लेवल पे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उस लेवल पे करिए। परंतु जो है मैं शुरू से जो है मैं चाहता था कि या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करा जाए और या अपना बिजनेस करा जाए। तो मैं मतलब एक तरह से अपने मन में एक बनाया था कि उस हिसाब से, तो उसी श्रृंखला में हमने जो है इस फील्ड में, मतलब कॉमर्स की फील्ड भी सीधी थी। तो हमारा 9th में कॉमर्स ले लिया जाता था। 9th में स्टैंडर्ड में, तो हमने 9th में कॉमर्स लिया और उसके बाद जो है अपना आगे पढ़ाई करी। तो हम लोग क्या करते, MBA करने में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, मतलब 1 टाइम पैसा जाता है MBA में, ठीक है। तो हम लोगों का उतना पैसे का या फाइनेंशियल उतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो फिर हम लोग ने मतलब CA का पढ़ाई चुना, इसलिए कि CA में पैसे एक साथ मिल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा मेजर खर्चा नहीं होता है, अगर देखा जाए तो केवल मेहनत होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू CA में हम आए। और जहां तक कि किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, तो उसके लिए खाली केवल आपको मैंने सीखा है या मैंने जो जाना है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ 3P प्रिंसिपल है। जी बताइए। 3 पैशन, परसिस्टेंसी और पेशेंस।
मतलब अगर आपके पास कोई भी चीज अचीव करनी है, दुनिया में कोई भी चीज अचीव करनी है आपको, हाँ। तो आपके पास एक तो जोश होना चाहिए उसको पाने के लिए, दूसरा आपको परसिस्टेंसी यानी कि आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, चाहे मिले नहीं मिले जी। और तीसरा जो है आपको पेशेंस होना चाहिए कि मिले नहीं मिले, जब मिले तो उसके लिए पेशेंस होना। तो अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करते रहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छे। जैसे मैंने सीए में अगर बात करें, सीए में पता ही आपको कि यहाँ पे जो पास से ज्यादा लोग फेल होते हैं तो पासिंग परसेंट बहुत कम होता है, तो पास से ज्यादा फेल होते हैं जी। बट लेकिन ये है कि अगर आप लगे रहते हैं तो सीए बन भी जाएंगे। तो ये भी है, तो वैसे उसी तरह हम भी थे, छोटे साल से आए थे तो बहुत बार फेल भी हुए। तो मेरे पिताजी जी ने बोला था कि जब 2-3 बार फेल हो गया तो पिताजी ने मेरे बोला कि भाई देखो, मोहम्मद गोरी जो है इंडिया जो आया था भारत में, तो वो 16 बार जो है हारा था, 70वीं बार जीता था, और उसके बाद जो है 800 सालों तक, लगभग 1000 सालों तक मुगलों ने यहाँ पे राज किया। तो इसका मतलब ये है कि नेवर गिव अप वाला पॉलिसी रखोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो मेरे दिमाग में घुस गई बात, तो उस हिसाब से चलते रहे। नहीं, सही बात है। जो 3P प्रिंसिपल आपने बताया बहुत लाभकारी है कि आपको किसी भी परिस्थिति में उतार चढ़ाव हो, आपको अपना काम करते रहना है जोश के साथ, वो जोश बरकरार रखना है, धैर्य आपने बताया, धैर्य बहुत जरूरी है। और एक प्रकार से कर्मठता बोलते हैं उसको, जिसे आप कर्मठ के तौर पे आप कंसिस्टेंटली उसको काम, बहुत अच्छी बात है। तो मनीष जी, मैं आता हूँ एक्चुअल में फाइनेंशियल फील्ड में, BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, जिसमें कि हम बैंक्स को, NBFCs को, फिनटेक को, पेमेंट्स पार्टनर्स को अगर बोल लीजिए, या फिर लेंडिंग फर्म्स को, या फिर इंश्योरेंस फर्म्स को बात करते हैं जिनके बारे में अभी रिसेंटली RBI के जो एक्शन है, स्पेशली फॉर NBFCs और फॉर फिनटेक्स, दे हैव बीन वेरी वोकल। RBI ने बहुत स्ट्रांगली, गवर्नर के स्पीचेस भी हमने पढ़े, उन्होंने भी एकदम स्ट्रांगली बोला कि देखो रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, इनोवेशन करो बट रेगुलेशन को आप ब्रीच नहीं कर सकते। तो आपकी क्या एडवाइस है, सजेशंस हैं ऐसे पार्टनर्स को, बैंक्स को, फिनटेक्स को, NBFCs को, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को, PAPGs को, जो ये सर्विसेज देते हैं, जहां पे इनोवेशन तो करना चाहते हैं, उनके पास इनोवेशन के लिए स्किल्स भी है, पैसे भी है इन्वेस्ट करने के लिए, बट जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कुछ गाइडेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हर कोई फाउंडर या को फाउंडर आज इसके लिए कंसर्न है एक्चुअली। तो देखिए अक्षय जी, सबसे पहले ना आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि मतलब कि प्रीफेस कह सकते हो कि मेन जिसकी भारत देश एक ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक प्रजातंत्र देश है। तो हमारे यहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यानी कि चुनाव के हिसाब से ही सरकारें चलती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। तो इसमें अब क्या है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए, और दूसरा क्या है कि अपने यहाँ लिटरेसी थोड़ी सी कम है, या फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत कम है, एक ओवरऑल लिटरेसी भी कम है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में बात आएंगे तो जो बहुत सारे डाटा आता है, आप देखते होंगे अक्सर, तो अपने यहाँ की फाइनेंशियल लिटरेसी बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो अब ये जो IT वाला, जो ये IT कह सकते हो या टेक्नोलॉजी का जब आया, यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद से अगर देखा जाए तो जब ये पूरी इकोनॉमी डिजिटल होना शुरू हुई, तो अभी आप देखोगे तो इवन छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में तो 100%, छोटे शहरों में भी आप पेमेंट ऑनलाइन आ रहा है, लोग पेमेंट से कर रहे हैं। अभी तो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो वो अब या UPI आ गया, NPCI ने जिस तरह से पेनिट्रेट करा है मार्केट को, तो अब सारी ट्रांजैक्शंस लगभग जो है, अगर आप रिमोट एरिया, मतलब अगर आदिवासी वाला एरिया छोड़ देंगे तो मैक्सिमम सब डिजिटल होने लगा। अब डिजिटल होने लगा तो यानी कि पूरा जो करेंसी थी, करेंसी अपनी जो फिजिकल थी, वो डिजिटल में कन्वर्ट होने लगी कायदे से। तो अब सारी चीजें ट्रांजेक्शन उससे होने लगी। तो इसमें क्या, चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण, या मतलब टेक्स भी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा, तो उसमें फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ने लगे। तो बहुत सारे जो जो कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनियां बोलते हैं, जो कहते हैं उनको वो फिनटेक बोल के, या टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने लगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स निकाल के, चूंकि ऐसा तो नया पहली बार हुआ, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कानून पहले था नहीं, तो उसमें क्या हुआ, फ्रॉड
जिसने भी कुछ किया है तो bypass उसको करा है, एक्शन। उसमें एक्शन होगा। तो ये सूत्र ये है कि कोई भी स्टार्टअप जो फिनटेक स्टार्ट करना चाहता है, अब तो आरबीआई ने फिनटेक रिपोजिटरी का एक कॉन्सेप्ट लेके आ ही गई है कि आपको जो फिनटेक है तो उसको फिनटेक को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे साइट पे, और आपको अपनी टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी कैसे काम करोगे कैसे नहीं करोगे। बिल्कुल वो धीरे धीरे आज जैसे जैसे रेगुलेटर भी जैसे आगे लोग जैसे होता है ना कि चोर जितना एडवांस होता है पुलिस भी उतनी एडवांस हो जाती है, उसी तरह से जो है जितना बिजनेसमैन इनोवेशन होना आ रहा है फिनटेक में टेक्नोलॉजी के सहारे, रेड लाइट जंप करना है या किसी भी चीज में वहां अगर कुछ ही डर नहीं होगा या कोई नियम कानून नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि अराजकता फैल सकती है। तो इसी तरह से अब चूंकि इकोनॉमी सारा फाइनेंस अपना डिजिटल होता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि डिजिटल को रेगुलेटर को भी डिजिटली कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इवन इसको हमें थ्रेट ना देख के इसको हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि जो बाकी फिनटेक हैं, एक तो मेन स्ट्रीम जो अपने भारत के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उनका फर्जी पासपोर्ट बना लिया था। एक न्यूज आया हुआ पुराना, पुराना बहुत पुराना था, ठीक है जी जी। तो ऐसे हिंदुस्तान में आप देखते हैं कितने लोगों का पासपोर्ट फर्जी बन जाता है, कितने लोगों का आधार फर्जी बन जा रहा है, कितने लोगों का कंपनी रोज न्यूज अक्सर न्यूज में आता है कि उसके नाम पे
कंपनी बन गई थी, उसको कितने लाख का नोटिस आया उसको पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे कंपनी बन गई है। इम्पर्सोनेशन बहुत हो रहा है। तो अब जो मतलब शुरू से आज से, चाहे वो फिनटेक था या नहीं था, केवाईसी रूल का खाली एक ही मतलब है कि आप in the Western world, ये इंडिया प्रोटेक्टेड था except few of the two large entities which had exposure in subprime debts. तो इस तरीके से आरबीआई बहुत matured regulator है। अगर वैसे इसलिए तो आप अगर आप बात करेंगे तो अपने यहाँ पे बड़े स्कीमों की बात करें फाइनेंस के डोमेन में, तो आप जैसे सहारा का फेलियर हुआ या पीएलएस ग्रुप का फेलियर हुआ, सत्यम का फ्रॉड, सत्यम तो एक डिफरेंट टाइप का फ्रॉड था। फाइनेंशियल तो शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट का वो तो मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स तरीके से चले। मतलब आप चाहें जैसे अब अगर आप शुरू में मोदी जी क्या जब उन्होंने 2014 में आए थे तो उनका यही था कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सेल्फ सर्टिफिकेशन पे जाना है ज़्यादातर। अब बट लेकिन प्रॉब्लम ये है अपने देश में कि जहाँ पे हम सेल्फ सर्टिफिकेशन जाते हैं तो हमारे मैनिपुलेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक मतलब हमें ये पूरा एक ओवरऑल हमें एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि हमें अगर सेल्फ गवर्नेंस में या सेल्फ सर्टिफिकेशन या सेल्फ एसआरओ के कॉन्सेप्ट पे जाना
आपको या एज ए इंडस्ट्री आपको जो है खुद अपने लिए खुद नियम बनाने हैं, अपने लिए खुद नियम बनाने हैं और नियमों को फॉलो करना है जी। तो ये एसआरओ का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जिस भी इंडस्ट्री में आएगा तो उस इंडस्ट्री का लोगों को आपस में अपने लिए सबसे पहले रूल बनाने हैं, जो कीपिंग इन व्यू ऑफ द ओवरऑल जो अपना मास्टर डायरेक्शन है या फ्रेमवर्क है, उनके अंतर्गत लेवल पे आपको जाना है, इस पे हमें काम करते रहना पड़ेगा। मतलब अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, अपने आप को एक संकीर्ण नहीं रखना पड़ेगा, वैल्यू ऐड अपने अंदर करते रहना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस मतलब आपको एक तरह से इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहना पड़ेगा। एक नई रोज आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जैसे आज के दिन में चाहे जैसे पहले होता था कि जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है, उसमें जॉब में तो आदमी नौकरी पा गया उसके बाद अपना चलता रहता था। कॉन्सेप्ट यही है अपस्किल स्कूल कि किस तरीके से हम उन लोगों तक पहुंचे और नई नई चीज़ें बताएं उनको कि अपस्किलिंग में उनको काम हो। और जो आपने शेयर किया स्पेशली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, किस तरीके से फिनटेक को क्या जाना जाता है, रेगुलेटर कैसे उसको परसीव करता है, आई थिंक ये बहुत ही फ्रूटफुल इनपुट और फीडबैक है।
धन्यवाद अभिषेक जी, आपने मुझे मौका दिया अपने विचारों को रखने के लिए। तो हम करते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करते रहेंगे और नए चीज़ें और लाते रहेंगे। सही बात। धन्यवाद। थैंक यू।